हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मैंने अपने इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाली है। समय न मिलने के कारण मैं डाल नहीं पाया। तो उस समय डिसाइड किया था कि मैं अपने इस चैनल का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि थोड़ा बुक रीडिंग का शौक़ है। तो उन बुक्स की कुछ समरी बनाकर मैं इस चैनल पर डाला करूँगा। तो उसी सीरीज़ में मैंने आज अपनी पहली बुक जो सेलेक्ट की है यहाँ पर, वो है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी बाय नील ग्रेसी टाइसन। फ्रेंड्स, बुक बहुत कमाल की रही है। बड़ी सिंपल तरीके से यहाँ पर नील टाइसन हमें समझाते हैं कि यूनिवर्स की, एक तरह से कह सकते हैं कॉस्मोस की, बिग बैंग से लेकर अब तक की जो हिस्ट्री है उसे बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। तो मैं उसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में नील डिग्रेसन का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम आए कहाँ से हैं। देखा जाए तो ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं बल्कि साइंस का भी है। यूनिवर्स की पूरी कहानी उसकी शुरुआत से लेकर हमारे अस्तित्व तक यही है, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। फ्रेंड्स, लगभग आज से 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स की शुरुआत हुई और इस इवेंट को हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन बिग बैंग को अक्सर गलत समझा जाता है। मैंने अब अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी हो तो बिग बैंग को लोग समझते हैं कि ये एक स्पेस में एक्सप्लोजन है, कहीं कोई एक्सप्लोजन हुआ था। नहीं, कभी ऐसा नहीं है। एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, ये स्पेस का एक्सपेंशन है। जस्ट इमेजिन कि पूरी पूरा संसार एक छोटे से पॉइंटलेस, मतलब उस पॉइंट से भी छोटे से बिंदु में समाया हुआ है। पूरा यूनिवर्स वहीं कंप्रेस्ड है। उस बिंदु में न सिर्फ मैटर, एनर्जी, टाइम, लॉज ऑफ फिजिक्स, सब कुछ वहीं है। अचानक किस वजह से ये नहीं पता, लेकिन वहां पर एक एक्सपेंशन शुरू होता है और जैसे जैसे स्पेस एक्सपेंड होता है वैसे वैसे मैटर और एनर्जी भी फैलते चले जाते हैं। बिग बैंग थ्योरी का प्रूफ हमें तीन मेजर ऑब्जर्वेशन से मिलता है। क्योंकि मैं कई यूट्यूबर्स को देखता हूँ, वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ही गलत है। ऐसा नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी गलत नहीं है। हाँ, उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं उसमें कुछ वेरिएशंस जरूर हो सकते हैं। खासकर JWST की जो नई गैलेक्सीज मिली हैं उसको लेकर बहुत लोगों ने ओवर एक्साइटेड होकर जल्दबाजी में चीजें कही हैं। खैर, चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, पहला प्रूफ अगर हम बात करें जो बिग बैंग थ्योरी को लेकर है, वह कॉस्मिक एक्सपेंशन। एडविन हबल की ऑब्जर्वेशंस हैं कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, यानी कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और एक्सपेंड भी वो एक्सेलरेटेड वे में हो रहा है, तो इसका मतलब उसके चांसेस कोलैप्स होने के बहुत कम है। दूसरा प्रूफ जो है वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CBM। आपने ये इमेज बहुत बार देखी होगी। 1965 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि पूरे यूनिवर्स में एक फेंट रेडिएशन फैला हुआ है। यह वही लेफ्ट ओवर हीट है जो बिग बैंग के बाद मतलब बिग बैंग से बची हुई थी। और तीसरा सबसे बड़ा जो हम ऑब्जर्वेशन एविडेंस कह सकते हैं बिग बैंग को लेकर, वो है प्रीमोर्डियल एलिमेंट्स। यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम की अबेंडेंस ठीक ठाक वैसे ही है जैसे बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस प्रिडिक्ट करती है। मतलब ये साइंस सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि उसकी एविडेंस बेस्ड कंफर्मेशन भी देती है। फ्रेंड्स, बिग बैंग के बाद इवेंट बहुत तेजी से अनफोल्ड हुए। 10⁻⁻43 इसे हम कहते हैं प्लांक टाइम। फिजिक्स के नॉन लॉज यहाँ आकर फेल हो सकते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इससे छोटे टाइम को हम समझ ही नहीं सकते। क्वांटम ग्रेविटी का रोल यही था। 10⁻⁻36 से 10⁻⁻32 का टाइम। फ्रेंड्स, ये फेज था इन्फ्लेशन का, जिसमें यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली फास्ट एक्सपेंड होता गया। इसने कॉस्मोस को स्मूथ और यूनिफॉर्म बनाया। और लगभग पहला सेकंड आते आते जब बिग बैंग हुआ था, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन स्टेबल हुए। 3 मिनट तक टेम्परेचर इतना कूल डाउन हो चुका था कि फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियाई, मोस्टली हाइड्रोजन, थोड़ा बहुत हीलियम बना। फ्रेंड्स, अगले 3,80,000 सालों तक कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करता था। पूरे यूनिवर्स एक तरह से ओपेक था। मतलब वहां कोई लाइट का कह सकते हैं इंफॉर्मेशन भी ट्रेवल नहीं कर सकती थी। तो 3,80,000 साल बाद फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होकर फर्स्ट न्यूट्रल एटम्स बनाए। और अब प्रोटॉन ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि अब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो चुका था। और यही पहले
फोटॉन्स का जो ट्रेवलिंग है। फ्रेंड्स, यही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये अर्ली यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है जो आज भी हम टेलीस्कोप और सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यूनिवर्स इनिशियली डार्क और बोरिंग था, हर जगह गैस के वास्ट क्लाउड, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन धीरे धीरे ग्रेविटी से कॉन्ट्रैक्ट होने लगे और पहले स्टार्स बने। इन स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनी और हीलियम से फिर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बने। जब मैसिव स्टार्स पहली बार एक्सप्लोड हुए, यानी सुपरनोवा के थ्रू, तो उनमें आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम जैसे हैवी एलिमेंट्स बनाए गए और स्पेस में पूरी तरह स्कैटर कर दिए। नील इस पॉइंट पर बड़ी पोएटिक वे में बात में, फिलोसफिकल वे में बात कहते हैं। वी आर स्टारडस्ट ब्रॉट टू लाइफ देन एम्पावर्ड बाय द यूनिवर्स टू फिगर इटसेल्फ आउट। मतलब हमारे बॉडी का हर एटम किसी ना किसी एंशिएंट स्टार के अंदर पैदा हुआ है। हमारी बोन्स का कैल्शियम, ब्लड का आयरन और हवा में ऑक्सीजन, हम लिटरली कॉस्मोस के ही चाइल्ड हैं। फ्रेंड्स, आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के कॉर्नर में इंटरस्टेलर क्लाउड कोलैप्स हुआ और हमारा सोलर सिस्टम बना। सबसे पहले सन बना और उसके चारों ओर जो लेफ्ट ओवर डस्ट और गैसेस थी उससे प्लैनेट्स बने। अर्थ बिल्कुल सही डिस्टेंस पर है, हैबिटेबल जोन, ना बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडी। यहाँ वोल्केनोज, ओशियंस और एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ। सिंपल मॉलिक्यूल ने केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस शुरू किए जिससे बाद में जाकर लाइफ बनी। यहाँ कॉस्मिक हिस्ट्री हमारे लिए सीधा रिलेवेंट हो जाती है। यूनिवर्स के प्रोसेस ने हमें होम प्लेनेट दिया जहां हम रह सकते थे। फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी ग्रैंड स्टोरी में हमारी जगह कहाँ पर है, क्योंकि हम इंसानों ने तो हमेशा खुद को ही अपने आप को स्पेशल समझा है। इनफैक्ट एंशिएंट कल्चर्स में अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर के रूप में इमेजिन किया है। लेकिन कोपरनिकस, गैलीलियो, इस तरह के जो फिलोसफर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने हमारी इस गलतफहमी को दूर किया। हम सिर्फ एक प्लेनेट पर है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। आज हम जानते हैं कि सन भी कोई बहुत स्पेशल नहीं है, एक एवरेज स्टार है, एक सिंपल गैलेक्सी की एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। फिर भी हमारी स्पेशलनेस ये है कि हम यह सोच सकते हैं कि यूनिवर्स ने हमें इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है कि हम खुद उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, नील यहाँ एम्फेसाइज करते हैं कि ये पूरी कहानी बिना साइंस के समझना असंभव है। एंशिएंट मिथ्स और लेजेंड यूनिवर्स की अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन साइंस एविडेंस बेस्ड आंसर देती है। टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर और सुपर कंप्यूटर्स की मदद से आज हम यूनिवर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। साइंस न सिर्फ हमें फैक्ट देती है बल्कि एक पर्सपेक्टिव भी देती है। फ्रेंड्स, ये कहानी सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि यह सबको शामिल करती है, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, लाइफ, ह्यूमंस। इसमें ना कोई एक कल्चर है ना कोई रिलीजन, यह पूरी ह्यूमैनिटी का ओरिजिन है। यह कहानी कभी स्टैटिक नहीं हो सकती जैसे मिथ्स होते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, हमारी समझ और ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। फ्रेंड्स, नील इस चैप्टर को एक थॉट प्रोवोकिंग टोन पर ख़त्म करते हैं। यूनिवर्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस टू यू। फिर भी ह्यूमंस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी इस बुक के चैप्टर 1 की। आगे फर्दर वीडियोस में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।